तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाद में हमने पढ़ा सेल वॉल, सेल वॉल के बाद में अब पढ़ने जा रहे हैं हम न्यूक्लियस। याद रखना इस बात को कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। ये सेल है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये इसका क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस, और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नया टॉपिक क्या है, न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, क्या है केंद्रक? केंद्रक कोशिका के बीच में होता है ना। तो मैं थोड़ी सी केवल और केवल हम क्या बना रहे हैं, हम केंद्रक ही बना रहे हैं। ये क्या है, ये केंद्रक है। सपोज करना है कि ये एक केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर भी क्या होती है, एक छोटा केंद्रक और होता है। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा केंद्रक, उसे क्या कहेंगे, केंद्रिक। याद रखना ये बात। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसे क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो ये केंद्रक की झिल्ली कह सकते हैं आप इसको, बाहर वाली, है ना। तो ये डायग्राम किसका है, नीचे लिख देता हूं मैं। ये चित्र किसका है भाई, केंद्रक का। केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक द्रव्य को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रिक को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आई बात कुछ समझ में आपके? अब इसमें आपको है ना कुछ फाइबर्स दिखेंगे, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना। आप उसे क्या कह सकते हो, क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहोगे। यानी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और जो बाकी मटेरियल है वो क्या है, क्रोमेटिन है, वो उसी से बना रहता है। क्रोमेटिन से ही क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। देखिए केवल और केवल मैंने केंद्रक बनाया है, ये पूरा एक केंद्रक है। केंद्रक के बाहर की झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहलाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा केंद्रक होता है, उसे केंद्रिक कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और केंद्रक के अंदर का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में क्या मिलेगा आपको, गुणसूत्र मिलेंगे, क्रोमोसोम मिलेंगे। आ गई बात समझ में? अब ये चीज क्या है, गुणसूत्र। क्या होते हैं भाई गुणसूत्र? गुणसूत्रों में सारी की सारी सूचनाएं है ना, वो स्टोर रहती हैं। माता पिता से आगे संतान जो बननी है, वो संतान कैसी बनेगी, ये सारी सूचनाएं कहाँ रहती हैं, क्रोमोसोम में रहती हैं। आपको याद है तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 2n बराबर 46, तो जोड़े कितने हो गए, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब भाई गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र है वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है उसमें डीएनए और दूसरा क्या है, प्रोटीन। तो गुणसूत्र किन से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। और गुणसूत्रों पर एक छोटी इकाई पाई जाती है जो सारे लक्षणों को रखती है। उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जीन। बताइए गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और गुणसूत्रों पर कौन सी इकाई पाई जाती है जो सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाती है, वो कौन सी इकाई है, जीन। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र किसके बने हो, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो क्या याद रखोगे, कोशिका के केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और गुणसूत्रों पर या डीएनए पर कौन सी इकाई होती है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, वो छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है, जीन। इसमें जो प्रोटीन काम में आता है मोस्टली उस प्रोटीन का प्रकार है हिस्टोन, वो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर यूज होता है।
तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाएं जानी हैं वो सूचनाएं सारी किस में स्टोर रहती हैं, वो डीएनए में रहती हैं। इसीलिए डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ मानते हैं, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखना। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए की है। कुछ मात्रा में इसमें आरएनए भी पाया जाता है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए ही होता है, आरएनए नहीं होता। हालांकि कुछ में आरएनए होता है, पर यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल किस में स्टोर रहता है? डीएनए में। इसके जैसा ही एक और है आरएनए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए की फुल फॉर्म हो गई। तो केंद्रक के बारे में हम पढ़ रहे थे। केंद्रक है ना, कोशिका के बीच में पाया जाता है। केंद्रक के बाहर की झिल्ली केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के अंदर एक छोटा केंद्रक होता है, उसे केंद्रिक या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिन पर छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जीन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब क्या होगा? केंद्रक की झिल्ली है तो क्या फर्क पड़ता है? केंद्रक की झिल्ली नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? उसके आधार पर पार्टीशन पढ़ेंगे। तो याद रखना, केंद्रक की झिल्ली बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है या जो गुणसूत्र है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो केंद्रक में ही पाए जाएंगे। और केंद्रक की झिल्ली नहीं होगी तो वो क्या होंगे? वो कोशिका द्रव्य में पड़े रहेंगे। तो हम थोड़ा सा इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होगा यदि कोशिका के बाहर केंद्रक है या केंद्रक नहीं है। तो आप इसको उतार लीजिए, उसके आगे पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका के प्रकार। ये उतार लो आप, फिर मैं उसको रफ कर देता हूँ। हाँ, ये था ना, ये देखिए, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस केंद्रक। तो यही तो केंद्रक है और ये केंद्रक की झिल्ली है। तो झिल्ली नहीं होगी तो इसके अंदर वाला पार्ट कहाँ पड़ा रहेगा? यहाँ पड़ा रहेगा ना। तो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली क्या करती है भाई? केंद्रक के चारों ओर झिल्ली क्या करती है? झिल्ली का काम है कि केंद्रक के अंदर जितना मैटर है, जितने क्रोमेटिन मटेरियल पड़े हैं, जितने क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए वगैरह हैं, वो बाहर ऐसे ही साइटोप्लाज्म में यानी केंद्रक द्रव्य में नहीं चले जाएं, कोशिका द्रव्य में नहीं जाएं। तो केंद्रक के अंदर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी बाहर जाने से कौन रोकता है? केंद्रक की झिल्ली रोकती है। केंद्रक की झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर को अंदर आने देते हैं और वाटर को बाहर आने देते हैं, अंदर या बाहर। पोर कह सकते हो आप, जिसको न्यूक्लियस पोर भी कहेंगे, केंद्रक छिद्र। तो ये उतारा आपने। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? केंद्रक झिल्ली होगी तो क्या है, नहीं होगी तो क्या है, या क्या उसके फर्क पड़ सकते हैं। चलो, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि केंद्रक नहीं होगा तो क्या होगा। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर हम सेल्स को दो प्रकार में बांट सकते हैं, जीवों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। तो जीव हैं उनको दो भागों में बांटेंगे। एक तो वे जीव जिनको अपन कह सकते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक, कोशिका कह दो चाहे। और दूसरे होंगे हमारे पास यूकैरियोटिक जीव कह दो या यूकैरियोटिक कोशिका कह दो। दोनों में क्या अंतर है? यूकैरियोटिक और ये क्या है?
प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो ना प्रोप्रोकैरियोन, प्रिमिटिव की यदि बात की जाए, पुरानी या पूर्व है, यूकैरियोटिक, ये मॉडर्न से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन कुछ डिफरेंस इसके अंदर आपको मिलेगा। ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। तो ये बताइए कि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होगी तो आप कैसे कहोगे कि ये केंद्रक है? फिर तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ना कि ये केंद्रक है, अब उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि ये केंद्रक है। जैसे ये कोशिका का केंद्रक, इस केंद्र की ये झिल्ली, ये तो सारा का सारा केंद्र की है ना अंदर वाला, और ये केंद्र के बाहर झिल्ली है जो बचा के रखती है अंदर के द्रव्य को। अच्छा, ये नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली को हटा दिया, अब इस कोशिका द्रव्य में इस द्रव्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं रहा ना, दोनों आपस में मिक्सअप हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर का क्रोमेटिन मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, वो केंद्रक में न होकर कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। जब अंदर का पदार्थ है ना, झिल्ली नहीं होगी ना केंद्रक के बाहर, तो अंदर वाला मटेरियल तो कोशिका द्रव्य में ही रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो कहाँ रहते हैं? कोशिका द्रव्य में रहते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? ऐसी कोशिका जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता तो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो क्या डेफिनेशन है इसमें? सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। दूसरी डेफिनेशन, जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। या क्या कह सकते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में रहते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए ना। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया को याद रखना हमेशा, यानी जीवाणु। बैक्टीरिया में क्या नहीं होते? इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित जीवाणु भी कह सकते हो या नील हरित शैवाल कह सकते हो आप इसको। ये इसके एग्जाम्पल हैं, हम पढ़ेंगे, डायग्राम से भी पढ़ेंगे। तो उसमें केंद्रक नहीं होगा। क्रोमेटिन मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? क्रोमेटिन मटेरियल है वो कोशिका द्रव्य मिलेगा। ठीक उसका उल्टा करिए, यूकैरियोटिक कोशिका, तो इस कोशिका में क्या होगा? स्पष्ट केंद्रक होगा। तो ये कोशिका है, इसका ये केंद्रक है, इसके अंदर इसके क्रोमेटिन मटेरियल पड़े पड़े हैं। तो क्या कहेंगे? इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होगा ना, उसका उल्टा कर दो, सुस्पष्ट केंद्रक होगा। केंद्रक झिल्ली भी होगी, केंद्रक झिल्ली भी होगी। आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होगा? केंद्रक में होगा। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया को छोड़कर सारे के सारे ही, एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे विटेकर की पंच जगत प्रणाली, तो वहाँ से आपको ये देखना है कि सारे के सारे जितने कवक हैं, प्रोटिस्टा है, कवक हैं, उसके बाद में ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट हैं, है ना, या फंजाई है, मोनेरा है, के बाद मोनेरा को छोड़ दीजिए, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लेंटी है और एनिमिलिया है। जितने भी सारे जंतु हैं, ये सारे के सारे जंतु लिख सकते हो आप। सभी जंतु हैं, सभी पेड़ हैं, सारे के सारे प्लांट, सारे के सारे पेड़ पौधे, सारे के सारे जंतु, सारे के सारे कवक है। ये बात आप याद रखना। इन सब में क्या होगा? इन सब में केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली होगी, आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर होगा। तो ये आपको एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की डेफिनेशन और यूकैरियोटिक कोशिका की डेफिनेशन, दोनों के डायग्राम और दोनों में अंतर अभी का अभी करना है। फटाफट उतारिए इसको।
ये इसमें आप डिफरेंस है अच्छे से आपको मिनिमाइज करना है डिफरेंस को। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर एक टेबल बनाकर लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, या यूँ कहो कि केंद्रक के बाहर की झिल्ली नहीं होगी, तो फिर सारा का सारा जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक का जो द्रव्य वो मिक्सअप हो जाएगा। डिफाइन नहीं कर सकते कि ये तो केंद्रक वाली चीज़ है या ये कोशिका द्रव्य वाली चीज़ है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता या केंद्रक झिल्ली नहीं होती। आनुवंशिक पदार्थ जो होता है झिल्ली न होने के कारण कहाँ पड़ा रहेगा, वो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, या यूँ कह सकते हैं कि मोनेरा जगत के प्राणी, ये भी आप लिख सकते हैं। मोनेरा जो किंगडम है ना, उसके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, नीलहर शैवाल और जीवाणु, तो इनकी जो शेप कैसी होती है, यदि हम बैक्टीरिया की सेल की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया मान लीजिए। बैक्टीरिया प्लांट्स में काउंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है, ये बड़ी बात याद रखना आप। उसके नीचे का पोर्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी सबसे बाहर कोशिका भित्ति है, फिर कोशिका झिल्ली है अंदर, और यहाँ पर केंद्रक तो नहीं होता लेकिन इसको न्यूक्लियोइड कह सकते हो आप। और बाकी इसमें राइबोसोम होते हैं इसके, और फ्लैजिला है यदि हम बैक्टीरिया की बात करें। तो ये एक बैक्टीरिया की सेल इस प्रकार से होती है। ये बुक में डायग्राम आपको मिलेगा, डायग्राम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आप उसको घर में अच्छे से समझ लेना। तो ये है कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये कौन सी हो गई, यूकैरियोटिक सेल्स। तो याद रखने वाली चीज़ कौन सी है कि एक तो डीएनए है ना, वो कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोजोम कहाँ पाए जाएंगे, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र हमेशा कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। बट बैक्टीरिया में कहाँ पाए जाएंगे, क्योंकि केंद्रक का द्रव्य तो होगा नहीं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं आपको अलग से याद रखनी हैं। और डीएनए है प्लस कौन सा प्रोटीन बताया था, याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन। ये कहाँ मिक्सअप होते हैं, क्रोमोजोम गुणसूत्र बनाने में। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 46, या जोड़ों की बात करें तो कितने, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 प्लस XX मादा से आते हैं, 22 प्लस XY, तो 22 और 22 44, और 2 यहाँ से हो जाएंगे तो 46। इसमें यदि X और X ग्रुप आपस में कॉन्जॉइंट होंगे तो बनने वाली संतान लड़की, यदि यही XY के साथ कॉन्जॉइंट हो जाता है तो बनने वाला संतान लड़का। तो ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये सारी जो सूचनाएं हैं वो कहाँ रहती हैं, वो कोशिका के केंद्रक में रहती हैं। और केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र पर जीन लगे होती हैं, ये सारी सूचनाएं वहीं होती हैं। तो यदि हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो सबसे छोटी से छोटी चीज़ क्या निकल कर आती है, जीन, जो लक्षणों को नियंत्रित करती है, या यूँ कह सकते हो कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, जो फंक्शनल यूनिट है सबसे छोटी, वो क्या है, जीन। कहाँ लगे रहते हैं, क्रोमोजोम्स पर लगे रहते हैं, गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र कहाँ होते हैं, कोशिका के केंद्रक में। और किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। और कौन सा प्रोटीन ज़्यादा काम में आता है, हिस्टोन प्रोटीन काम में आता है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, आज के इस टॉपिक में हमने सेल वॉल पढ़ी, कोशिका भित्ति जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर है। कोशिका भित्ति हमेशा पादपों में पाई जाती है। और दूसरा पोर्शन हमने केंद्रक पढ़ा कि केंद्रक कैसा होता है, उसके क्या कार्य हैं, डायग्राम बनाया था इससे पहले। और उसके बाद में केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, यानी केंद्रक झिल्ली के आधार पर 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों में डिफरेंस हैं, आप इसको हमेशा याद रखना। इससे आगे अगली क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।